मैं आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी के साथ अनिल पटेल जी जो हमारे सह मीडिया प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रवक्ता हैं, और देश के 25-26 वर्ष के बजट की चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। इस बार का ऐतिहासिक बजट वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रस्तुत किया है, उसका असर सारे देश में देखने को मिल रहा है। यदि हम कहें कि खुशी की लहर है तो अतिशयोक्ति नहीं है, ये अभूतपूर्व है, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक कमजोरी के कारण हमेशा जिस प्रकार के बजट की अपेक्षा सरकारों से देश की जनता को होती थी, उस प्रकार के बजट देश की सरकारें चाहकर भी प्रस्तुत नहीं कर पाती थी आर्थिक मजबूरी के कारण। लेकिन पिछले 10 वर्षों के आर्थिक सुधारों का जो एक अभियान चला, उससे हम नहीं, सारी दुनिया ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची है। अब जर्मनी, जापान, अमेरिका और चाइना भर हमसे आगे हैं, बाकी सारे देशों को हम पीछे कर चुके हैं। और आने वाले 2-3 वर्षों में जर्मनी, जापान भी पीछे होगा, ऐसा हम नहीं, दुनिया मान रही है। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे 27-28 तक, और 2047 में विकसित भारत 2047 का जो रोड मैप लेके हम लोग चल रहे हैं, उसमें अमेरिका, चाइना को भी पीछे करके भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। उस दिशा में जो सुधार हुआ है, उसका ये परिणाम है कि इस बार के बजट में 50 लाख करोड़ का बजट जो प्रस्तुत हुआ है, जो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 16 लाख करोड़ का बजट हमारे देश का होता था। 3 गुना बढ़कर इन 10 वर्षों में बजट की साइज़ 3 गुना बढ़ी है। और उसका ये असर पड़ा है कि देश के विकास के लिए जो ज़रूरी अधोसंरचना की आवश्यकता होती थी, उसके लिए हमारे पास धन की कमी आड़े नहीं आ रही है। नदी जोड़ो योजना में यदि मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 75,000 करोड़ की आवश्यकता है, और यदि काली सिंध, पार्वती और चंबल को जोड़ने के लिए यदि 1 लाख करोड़ की आवश्यकता है, तो वो भी बड़ी आसानी से 90% केंद्र सरकार देने के लिए सक्षम है, जो कि सिंचाई की नहरों का जाल बिछाकर और आर्थिक तरक्की का, हरित क्रांति लाने का जो सपना है, उसको पूरा करने का काम हम कर पा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देश को यदि समृद्ध बनाना है तो देश के नागरिकों को समृद्ध बनाना पड़ेगा। हमें किसानों को समृद्ध बनाना पड़ेगा, हमें युवाओं को सक्षम बनाना पड़ेगा, हमें नारियों की सशक्तिकरण करना पड़ेगा, और हमें गरीबों को गरीबी से बाहर लाना पड़ेगा। तब जाके देश समृद्ध होगा, सशक्त होगा, और वास्तव में आर्थिक तरक्की का जो मायने है वो ज़मीन पर हमको दिखाई देगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को का व्याख्या करते हुए कहा है कि ये बजट बचत बढ़ाएगा, निवेश बढ़ाएगा, खपत बढ़ाएगा और विकास को भी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। देश के नागरिकों की जेब कैसे भरे, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़े और देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदारी बने, इसकी नींव ये बजट रखता है। ये वो शब्द हैं जो समग्र रूप से पूरे देश के चित्र को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, ये बातें प्रधानमंत्री जी ने इस बजट की व्याख्या करते हुए कहा है। और उसी कड़ी में सिर्फ कहा नहीं है, इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले बहुत बड़े मध्यम वर्ग को कर से मुक्त कर देना, ये इसने पूरे देश को प्रसन्न भी किया है और आश्चर्यचकित भी किया है। इतना बड़ा निर्णय, 7 लाख से सीधे 12 लाख, 1 लाख रुपये महीने जिसकी आमदनी है, अब उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपये उसकी बचत होगी, और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए जो उसकी बचत होगी, वो जो ये बजट बचत बढ़ाएगा,
देश के एक बहुत बड़े वर्ग का बचत को बढ़ाना, टैक्स फ्री कर देना। इसका मतलब कि वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चीज़ों को खरीदने में अब वो ज़्यादा सक्षम हो सकेगा, ज़्यादा वो खर्च करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय इस बजट में उन्होंने किया है। 70,000 में टैक्स मुक्त किया है उन्होंने। इसके साथ ही जो कटौती में की सीमा भी उन्होंने बढ़ाई है। ये एक ऐतिहासिक बजट के रूप में प्रस्तुत हुआ है। बेहतर भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना, विकसित भारत के लिए 2047 के लिए रोड मैप। यह बजट 6 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार और खनन। इस बजट का लक्ष्य इस व्यापक 6 आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है। हम जानते हैं कि यदि हमें देश की स्किल, देश का स्केल और स्पीड, 3 चीज़ें हम बढ़ाते हैं तो आर्थिक ग्रोथ बढ़ती है। स्किल बढ़ाने के लिए हम इस बजट में विश्व स्तरीय शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की बजट में प्रावधान किया गया है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित 5 स्थानों पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र युवाओं को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के आवश्यक कौशल से सशक्त बनाने की योजना को लेकर ये आ रही है। आईआईटी में 1,35,000 छात्रों को सुविधा देने के लिए मोदी सरकार ने 2014 के बाद स्थापित 5 आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का फैसला किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बढ़ाना। अब जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में काम नहीं करेगा उस देश के युवा पिछड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने इसमें भी ये 500 करोड़ की लागत से एआई फॉर एजुकेशन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया है। पिछले वर्षों में मेडिकल कॉलेज में सीटें की संख्या में 130% की वृद्धि हुई है। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को हमें ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना पड़ेगा। स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए उसके लिए हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है। डॉक्टरों के लिए मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा खोलने की आवश्यकता है, जिससे कि ज़्यादा डॉक्टर तैयार होंगे तो डॉक्टरों की उपलब्धता ज़्यादा होगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनको पहुंचाना हमारे लिए आसान हो सकेगा। इसके लिए जिसमें 10,000 इस वर्ष, 75,000 में 10 वर्ष 25-26 में नई मेडिकल MBBS की सीटें ऐड होने वाली हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में भी अभी हमने 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कराया, सिवनी में, मंदसौर में और नीमच में। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, जिसमें 300 सीटें MBBS की बढ़ी हैं। अगले वर्ष हम लोग 3 और मेडिकल कॉलेज सिंगरौली, श्योपुर और बुधनी में भी मेडिकल कॉलेज हम शुरू करने वाले हैं। फिर उसके अगले साल 5 मेडिकल कॉलेज और हम शुरू करने वाले हैं। तो हमने ये तय किया है कि यदि 75,000 सीटें अगले 5 वर्षों में केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा रही है, तो उसमें 8 से 10,000 का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का रहे। उसके लिए तेज़ी के साथ निजी क्षेत्रों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। 12 मेडिकल जिलों में PPP मोड में, जिसमें सीधी भी है, जिसमें पन्ना भी है, जिसमें कटनी भी है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आएँ, उनको हम ज़मीन मुफ्त में देंगे, वो मेडिकल कॉलेज लगाएं और हमारे ज़िला अस्पताल से संबद्ध रहेंगे, जिससे कि मेडिकल अस्पताल की जो कंडीशन है उसको वो पूरा कर सके। आर्थिक वृद्धि का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण
2 कार्यक्रमों को सशक्त बनाया गया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा किशोरियों का कल्याण सुनिश्चित है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने बजट के माध्यम से देश भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्यरत 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स वो होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होते हैं और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनकी सर्विसेज को ले सकते हैं। ये 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स की ज़रूरतों को भी पहचाना है। इन श्रमिकों को सामाजिक पहचान देने के लिए उन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और उन्हें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाएगा जिससे वो रिकॉर्ड में आए। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उन सभी को आयुष्मान कार्ड देंगे, 5 लाख रुपए तक के मुफ्त में इलाज की। आपको मालूम है कि इस समय जो मापदंड है उसमें 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कहीं भी इलाज करा सकते हैं। 55 करोड़ लोगों को जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड दिया गया है। और अभी 70 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं उन सबको, चाहे वो किसी भी जाति के हों, क्या आमदनी हो, उससे कोई मतलब नहीं, उम्र का क्राइटेरिया, उसमें 6 करोड़ लोगों को और जोड़ा है। और अभी ये 1 करोड़ ऐसे गिग वर्कर्स, यदि वो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है और वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय इस बजट में सरकार ने किया है, स्थापित किए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि कैंसर जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ रहा है, कैंसर के रोगियों की पीड़ा को प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया है और उनको यदि कोई रिमोट एरिया का कोई व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो कीमो वगैरह लेने के लिए फिर उनको भोपाल जाना पड़ता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की फैसिलिटी हर ज़िले में स्थापित करने के लिए उसको नाम दिया है डे केयर कैंसर सेंटर। वहाँ वो जाएंगे, वहाँ पर वो दिन भर के लिए एडमिट रहेंगे, उनका जो भी इलाज हो सकता है वो हो जाए और अपने घर आ जाएंगे। फिर जब उनको बुलाया जाएगा तो फिर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये, और कैंसर की 36 प्रकार की दवाइयाँ तो कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया है इस बजट में। मतलब कैंसर की जो दवाइयाँ हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी अब। तो उसका इलाज जिले स्तर पर करने में, उसको दवाइयों को खरीदने में आर्थिक बोझ कम होगा। जल जीवन मिशन 15 करोड़ परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जा चुकी है। भारत की ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा कवर करती है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब कि अब उसके लिए और बजट की आवश्यकता जो होगी वो मिलता रहेगा। आपको मालूम है कि किसी गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति ने न तो मांग की थी और ना ही कभी किसी ने सोचा था कि कोई सरकार आएगी और फिल्टर वाला पानी गांवों में हर घर में नल से जल देने का योजना लाएगी। शहर में तो फिल्टर वाला पानी आधे शहरों में नहीं मिल पाता था। जब मुझे याद है 2003 में भाजपा की सरकार बनने के पहले रीवा शहर, जो अभी इससे आधा था, अब तो रीवा बहुत तेज़ी से महानगर बन रहा है, उस समय तो इसका 30% 40% रहा होगा। उस छोटे से रीवा में आधे जनसंख्या को खारा पानी पीना पड़ता था। फिल्टर वाला पानी के लिए पर्याप्त फिल्टर प्लांट यहाँ पे नहीं थे। और आज मोदी जी की सरकार पूरे देश के हर गांव में फिल्टर प्लांट लगाकर टंकियाँ बना के पाइपलाइन बिछा के हर घर में नल से पानी, जैसे शहर में पानी की उम्मीद हम लोग करते हैं, वैसे ही गांव में भी हर घर में। अब हमारे देश के किसी गांव में माताओं बहनों को ट्यूबवेल से, तालाब से और कुओं से, बावड़ियों से पानी भर के ढोते हुए हम लोग नहीं देखेंगे। कलंक था नारी शक्ति के ऊपर कि वो पानी ढोना, घर का झाड़ू पोछा और चौका बर्तन करने के साथ साथ पानी भी ढोने का काम उनको करना पड़ता था। उस परेशानी से, प्रताड़ना से नारी शक्ति को मुक्ति मिलेगी जब उनके घर के दरवाजे में ही नल से पानी फिल्टर वाला मिलेगा। इससे बीमारी भी कम होगी। तो इस योजना में अकेले रीवा में 3000 करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। आप कल्पना करिए, सतना में भी 3000 करोड़ का काम चल रहा है, सीधी में भी चल रहा है, सिंगरौली में, पूरे मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ का काम, 70,000 करोड़ का काम, पूरे देश में 8 लाख करोड़ का काम। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो अर्थव्यवस्था मौजूद हुई हमारी 11वें से 5वें नंबर पर,
उसके कारण हमारे खजाने में जो पैसा बढ़ा है उस पैसे का सदुपयोग इस देश के नागरिकों को शुद्ध जल देकर उनको बीमारी से मुक्त करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीमारी का मूल जड़ होता है पानी। यदि पानी सही नहीं है तो बीमारी को रोकना फिर संभव नहीं है, चाहे हम कितने भी अस्पताल बना दें। तो वास्तव में देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को भी एक बहुत बड़ी भूमिका ये फ़िल्टर वाला पानी